हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पिछले क्लासेस में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को बताया था और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, लेकिन मैं उसको अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू, अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू मैं उसको डील करता रहूँगा बार बार। आपको फ़िलहाल जो इनिशियली कॉन्सेप्ट्स की जो आवश्यकता थी आप लोगों को, मैंने उसको पिछले लेक्चर में बता दिया है। बच्चों, अब केमिस्ट्री का जिसको बोन कहा जाता है, जिसको बैकबोन कहा जाता है, जिसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और बड़े ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, आप लोग थोड़ा सा रुक करके देखेंगे ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए। और ध्यान रहे कि अगर मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आएगा समझ में, या अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप केमिस्ट्री पढ़ने लायक नहीं हैं। आप फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ जो है आप उसको टच नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप सबों से नम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखेंगे और बार बार देखेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बच्चों, ये जो दिख रहा है यहाँ पर मोल, ये मोल है क्या एक्चुअली? मोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मोल शब्द आया कहाँ से? ठीक है, तो मोल जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। मोल क्या है बच्चों? एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो मोलियम वर्ड से लिया गया है। मोलियम, ठीक है ना। मोल इज अ ग्रीक वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम अ मोलियम वर्ड विच मीन्स कलेक्शन, जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है संग्रह। बच्चों ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोल जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि मोलियम शब्द से लिया गया हुआ है, जिसका अर्थ होता है संग्रह। ठीक है ना। मतलब संग्रह का आप मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारे पदार्थों का क्या होगा, समूह होगा। संग्रह की बात हम लोग उस व्यू से कह रहे हैं। तो मोल, और ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि मोल क्या है, कहाँ से आया नहीं आया। लेकिन एक्चुअली मोल का यूज है कहाँ? इस फिजिकल केमिस्ट्री में मोल का यूज हम लोगों को है कहाँ? तो कहते हैं कि मोल इज अ केमिकल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना। मोल जो है क्या है? किसी भी सब्सटेंस का केमिकल यूनिट है। जैसे बच्चों, आप लोग जनरली किसी भी दुकान में जाते हैं, अगर नमक लेना है तो कहते हैं हाफ के जी नमक दीजिए, लेकिन एक्चुअली हाफ के जी जो है ये सब जो है फिजिकल यूनिट है ना। मोल हमारा जो है केमिकल यूनिट है, यानी कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है तो आप उसको केमिकल यूनिट के रूप में जाकर के आप दुकान में मांग सकते हैं। ये अलग बात है कि दुकानदार जो है आपके बातों को अंडरस्टैंड करे या ना करे, क्योंकि मोल शब्द से उनकी भेंट जो है वो पहली बार हुई होगी। तो अगर केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम लोग किसी भी केमिकल सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर एक्सप्रेस करने की बात करें, तो उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल के टर्म में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं कि मोल is a Greek word which is taken from Greek word molium, which means कलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कलेक्शन। यानी कि मोलियम जो है एक ग्रीक वर्ड है जिससे मोल लिया गया है, और मोल का मतलब क्या होता है बच्चों? कलेक्शन। तो मोल जो है कलेक्शन किस चीज़ का है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस की बात करें तो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो बच्चों एक्चुअली मोल जो है वो पार्टिकल्स का ही क्या है? कलेक्शन है। ठीक है ना। मोल जो है क्या है? वो पार्टिकल्स का ही कलेक्शन है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि
मोल आखिरकार मोल का यूज पड़ेगा कहाँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग कहें किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल बी एक्सप्रेस्ड बाय मोल इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लोग मोल को जो है एक यूनिट के तौर पे लेते हैं जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करता है। तो मोल क्या है बच्चों? तो मोल इज द केमिकल यूनिट ऑफ mole is the chemical unit of amount of substance, ठीक है। मोल इज द केमिकल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना को हम लोग मोल के टर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अब मैटर है बच्चों कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कितने टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, आप अगर आप किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट की बात करें, है ना, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितने टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट, तो हम लोग कह सकते हैं कि 100 पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस का 100 पार्टिकल भी क्या है, अमाउंट है। अगर हम लोग बोलेंगे 100 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस का 100 ग्राम जो है वो भी क्या है, अमाउंट ही है। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, तो लीटर भी क्या है हमारा, वॉल्यूम जो है वो क्या है, वो भी अमाउंट ऑफ क्या है, सब्सटेंस ही है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मास और मास, or in terms of, or it may be expressed in terms of volume. The amount of substance can be expressed in terms of number of particle, दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, मास, in terms of mass और वॉल्यूम। मतलब हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इस 3 टर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इन 3 टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो बच्चों इन तीनों टर्म में हम लोग को नंबर ऑफ मोल भी क्या जानना पड़ेगा। नंबर, इस तीनों टर्म के अकॉर्डिंग जो है मोल को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि मोल को किस तरीके से हम लोग इन सारे टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों मोल का जो है हम लोग को कैलकुलेशन भी पढ़ना है कि हाउ कैन बी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। और ध्यान रहे MOL, मोल जो है वो केमिकल यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है। और मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक छोटे से पॉइंट के रूप में, नंबर ऑफ मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय, नंबर ऑफ मोल इज represented by small n. Mole is the chemical unit of मोल, ठीक है। मोल का केमिकल यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग फाइनली, MOL, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अलग अलग टर्म्स में मोल को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों लिखते हैं मोल in terms of particle, मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल टर्म में हम लोग क्या करना है, मोल्स को एक्सप्रेस करना है, मोल्स को डिफाइन करना है। तो बच्चों मोल क्या है हमारा, वॉल्यूम वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है कलेक्शन। अब हम लोग यहाँ पे मोल को कलेक्शन के रूप में देखेंगे और ये कलेक्शन के रूप में
नंबर ऑफ पार्टिकल के कलेक्शन के रूप में, ठीक है ना। तो कितना, अगर हम एक कहें कि 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स का कलेक्शन होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पार्टिकुलर यूनिट हम लोगों को जो है पार्टिकल यूनिट के लिए पार्टिकल वैल्यू तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के जो है हम लोग आसानी से फिर उसको किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे कहते नहीं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो उसी प्रकार से 1 मोल बराबर कितने पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग ये मालूम हो जाए तो 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे ये पता कर सकते हैं, 1.5 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे वो पता कर सकते हैं। तो फिर इसको आसानी से हम लोग पता कर पाएंगे। इसको पता करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम हम लोगों के लिए नहीं होगा। तो कहते हैं क्या कि द कलेक्शन ऑफ 6.022, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। मतलब 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स का जो कलेक्शन होगा बच्चों किसी भी सब्सटेंस का 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स का जो कलेक्शन होगा वह जो है 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles of any substance is known as 1 मोल, ठीक है बच्चों। किसी भी सब्सटेंस का 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स का जो कलेक्शन होगा वो कितने के बराबर होगा बच्चों, 1 मोल के बराबर होगा। यानी कि हम लोग ऐसा ले सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। बच्चों ये जो है आपको जो पार्टिकल्स दिख रहा है, पार्टिकल्स का जो वैल्यू दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। इस नंबर का जो है इस नंबर को सबसे पहले बताए थे एवोगाड्रो नंबर साइंटिस्ट, इसलिए जो है उनके याद में, उनके सम्मान के लिए जो है इस नंबर का नाम ही रख दिया गया, क्या, एवोगाड्रो नंबर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Na और N0। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। उल्टा लिख रहे हैं हम लोग एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो ध्यान रहे, ऐसा भी कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल, ठीक है बच्चों। अब अगर हमको पार्टिकल्स के टर्म में मोल्स को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कोई ना कोई फार्मूला चाहिए, तभी तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फार्मूला सीधे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वैसे उसको निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पार्टिकल दिया रहे और आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना हो, ठीक है ना, पार्टिकल दिया रहे और क्या आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल, तो n इक्वल्स टू होता है बच्चों गिवन पार्टिकल्स अपॉन 6.022 into 10 to the power 23. On the basis of this formula, you can calculate the number of mole if number of particles are given of any substance. कोई भी सब्सटेंस का अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो उस गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कितने मोलों की संख्या होगी, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल कह रहा हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 into 10 to the power 23 या 22 कर लेता हूँ मैं, 22 calculate the number of moles in
3.011 into 10 to the power 22 atoms of what एटम्स बोल रहा हूँ तो कोई एलिमेंट ही होगा, तो कैल्शियम मैं बोल देता हूँ। यानी कैल्शियम का अगर इतना पार्टिकल है तो इतना पार्टिकल के लिए कैल्शियम जो होगा वो कितने मोल के बराबर होगा। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, n इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल्स, कितना दिया बच्चों पार्टिकल की संख्या देख लीजिए आप, तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 दिया है अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 दिया है। इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, मल्टीप्लाई के बाद वाला और मल्टीप्लाई के पहले वाला को आप अलग अलग काम कर लीजिए। तो इससे बच्चों ये जो है 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो n इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू 10 टू द पावर 22 माइनस 23, तो 1/2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/10 मतलब 1/20 मोल। ठीक है, इस तरीके से गिवन पार्टिकल से हम लोग इजीली जो है नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों एक हम आप लोगों को टेबल बना दे रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को गिवन सब्सटेंस का पार्टिकल्स को क्या कहते हैं या उसके मास को क्या कहते हैं, ये जो है आप वहाँ से बता पाएंगे, वहाँ से आप इजीली कह पाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि सब्सटेंस वो 3 ही प्रकार का हो सकता है ना बच्चों, एक एलिमेंट्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है या क्या हो सकता है, रेडिकल हो सकता है। तो एक सब्सटेंस का कंपार्टमेंट हम लोग ले लेते हैं, सब्सटेंस एक पार्टिकल का कंपार्टमेंट हो जाएगा बच्चों, और तीसरा कंपार्टमेंट हम लोगों का वेट का या मास का। ठीक है, तो अगर सब्सटेंस हमारा कोई एलिमेंट है, सब्सटेंस क्या है, कोई हमारा एलिमेंट है, तो एलिमेंट के पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, मतलब ये है एलिमेंट के पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बच्चों, एटम्स कहते हैं। एलिमेंट्स में क्या क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयरन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, etc। और एटम के पार्टिकल हमारा एटम्स है, तो एटम के वेट को क्या बोलेंगे बच्चों, तो एटॉमिक वेट, क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। अगर हमारा कोई सब्सटेंस कंपाउंड है जैसे HCl, CaCO3, NaCl, etc, तो कंपाउंड के पार्टिकल्स को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स के मास को, वेट को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। एक रेडिकल हो जाएगा बच्चों जिसको हम लोग आयंस कहते हैं, तो रेडिकल में H+ हो सकता है, CO3 2- हो सकता है, SO4 2- हो सकता है, NH4+ हो सकता है। ये सारा का सारा क्या हमारा रेडिकल्स है। तो रेडिकल के पार्टिकल्स को हम लोग आयंस कहते हैं और आयंस के वेट को क्या कहते हैं, आयनिक वेट बोलेंगे या आयनिक मास बोलेंगे। तो ये जो है टेबल बच्चों आपको सहायता करेगा कि अगर एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स के लिए पार्टिकल को हम लोग क्या लिखेंगे, और एलिमेंट्स है तो उसके वेट के लिए हम लोग उसको पार्टिकुलर नाम क्या देंगे। तो एलिमेंट है तो एलिमेंट का पार्टिकल कहीं पर भी है, जैसे Ca सिर्फ Ca लिखा हुआ है तो वहाँ पार्टिकल नहीं लिख करके, चूँकि हमको सब्सटेंस डिफाइन है कि एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स के पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं। तो जो भी गिवन पार्टिकल्स दिया रहेगा उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, एटम्स लगा लेंगे। और अगर गिवन एलिमेंट का मास दिया हुआ है तो एटॉमिक मास। ठीक है, फिर कंपाउंड है तो कंपाउंड के पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं, हम उसके मॉलिक्यूल्स के वेट को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। कोई रेडिकल है तो रेडिकल के पार्टिकल को आयंस कहते हैं और उसके वेट को क्या बोलेंगे, आयनिक वेट बोलेंगे। अब बच्चों ये दो मोल जो है हमारा पार्टिकल्स के टर्म में हम लोगों ने इजीली कैलकुलेट कर लिया है। जैसा कि मोल इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ
क्योंकि मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मोलिकुलर मास को निकालना सीखा था। तो एक बार प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले, इस लेक्चर को समझने से पहले, मोल इन टर्म्स ऑफ मास को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाकर के सबसे पहले मोलिकुलर मास को निकालना सीख लें उस वीडियो को देखकर। तो हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ मास को देख लेते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, यानी कि बच्चों मोल को मास के टर्म में कैसे हम लोग डिफाइन करें, कैसे एक्सप्रेस करें, हमारे लिए यही जो है आज का टॉपिक है, अभी का टॉपिक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस होगा बच्चों तो उसमें पार्टिकल्स होंगे, तो उन्हीं सारे पार्टिकल्स को मिलाने के बाद ही तो उसका मास आएगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर 1 मोल कोई सब्सटेंस है तो 1 मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होंगे। तो उतना ही पार्टिकल का ना कुछ मास होगा। तो वही जो मास जो वही 1 मोल के पार्टिकल का जो मास आएगा वही क्या कहलाएगा? 1 मोल के बराबर। तो वह जो मास 1 मोल पार्टिकल का जो मास आएगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? मोलिकुलर मास या फॉर्मूला मास कह सकते हैं। मोलिकुलर मास तो एक पार्टिकुलर जो है किसी कंपाउंड के लिए हो जाएगा बच्चों, तो हम लोग फॉर्मूला मास कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा इसका डेफिनेशन मोल इन टर्म्स ऑफ मास को डिफाइन कर सकते हैं कि द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। यानी कि 1 मोल यानी कि कोई भी सब्सटेंस लीजिए उसमें अगर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो मास होगा वही मास क्या कहलाएगा? 1 मोल के बराबर। तो लिख सकते हैं हम लोग वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी substance is called 1 मोल। ठीक है बच्चों, तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के मास को क्या कहते हैं? फॉर्मूला मास कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is called formula mass। ठीक है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के मास को क्या बोलेंगे बच्चों? फॉर्मूला मास। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम है, तो बच्चों कैल्शियम क्या होगा? हमारा एलिमेंट होगा। तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? यहाँ पार्टिकल्स लिख दे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमको डिफाइन है कैल्शियम है, कैल्शियम एलिमेंट है, एलिमेंट के पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पार्टिकल नहीं लिख के क्या लिखेंगे? एटम्स लिखेंगे। अब बच्चों इसी का जो मास होगा वही जो होगा वो 1 मोल कैल्शियम में क्या होगा? बराबर होगा। तो बस कैल्शियम का फॉर्मूला क्या है? Ca। और आप Ca का मास जानते हैं कितना? 40 ग्राम के बराबर। यानी 1 मोल कैल्शियम में जो इतने पार्टिकल्स है इन सारे पार्टिकल्स का मास कितने के बराबर आएगा? 40 ग्राम के बराबर। अगर 1 मोल CaCO3 है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान से देखें आप, तो कोई भी सब्सटेंस हो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर आएंगे। और ये जो है इसका मास जो होगा ये फॉर्मूला मास के बराबर। तो बच्चों फॉर्मूला मास मैंने निकालना आपको लोगों को बताया था, मोलिकुलर मास निकालना बताया था। तो कैल्शियम का 40, ठीक है, तो 40 कैल्शियम यहाँ पर 1 है तो इंटू 1 प्लस कार्बन का कितना होता है मास? 12। कैल्शियम यहाँ कार्बन कितना है? 1 है तो इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है मास और 3 ऑक्सीजन है, 16 गुणे 3 तो 40 प्लस 12 और प्लस 48 मतलब कितना हो जाएगा? 100 ग्राम के बराबर। यानी 1 मोल CaCO3 का फार्मूला मास कितने के बराबर आएगा बच्चों? 100 ग्राम के बराबर। फार्मूला मास क्या है? 1 मोल किसी सब्सटेंस का मास है।
ठीक है। अब 1 मोल हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया, एक कंपाउंड लिया, एक रेडिकल ले लेते हैं हम लोग। तो 1 मोल ऑफ अमोनियम आयन ले लेते हैं बच्चों, अमोनियम आयन NH4+। तो पार्टिकल्स कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ हमको सब्सटेंस डिफाइन है कि रेडिकल है, तो रेडिकल के पार्टिकल्स को हम लोग आयन्स कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है उसी का जो मास होगा वो फार्मूला मास कहलाएगा। तो फार्मूला क्या है, नाइट्रोजन एक संख्या, नाइट्रोजन संख्या 1 है, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 होता है, और 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा 4, 14 + 4 18 ग्राम के बराबर। तो अब आप लोगों को फार्मूला मास निकालने आएगा तभी जाकर के जो है ये बन पाएगा, आप लोगों से ये समझ में आ पाएगा आप लोगों को। तो मैं बता रहा हूँ कि फिर से आप पिछले लेक्चर में जाएं और वहाँ पर से जो है आप फार्मूला मास, मोलिकुलर मास को निकालना सीख ले अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस कर ले। तो बच्चों अगर कैलकुलेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास कहा जाए, कैलकुलेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास, तो सीधी सी बात है मोल को हम लोग n से डिफाइन करते हैं। तो अब हो जाएगा गिवन वेट अपॉन फॉर्मूला वेट। जो भी मास आपको किसी सब्सटेंस का दिया रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और उस सब्सटेंस का फॉर्मूला वेट से क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली आपका नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। बच्चों ध्यान से देखिए फार्मूला हमारा क्या है, n = गिवन वेट अपॉन फार्मूला वेट। गिवन वेट कितना दिया 50 और CaCO3 है, इसका फार्मूला वेट कितना होगा 100। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो 1/2 मोल आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक और हम आपको बता दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ऐसे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मोल ही कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर मोल दिया रहे तो वहाँ से आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि गिवन नंबर ऑफ मोल में कितना मास होगा। तो एक क्वेश्चन मैं वहाँ से आपको ये भी बना दे रहा हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH in 1.5 मोल ऑफ NaOH। NaOH का बच्चों आपको मास निकालना है। अगर NaOH का मोल जो है 1.5 क्या दिया हुआ है तो फॉर्मूला वही यूज कर लेना, n = गिवन वेट अपॉन फार्मूला वेट। तो आपको मोल दिया हुआ है 1.5 मोल दिया, यानी n जब रखेंगे हम लोग तो 1.5। गिवन वेट निकालना है यानी कि मास निकालना है आपको, तो उसको आप x एज्यूम कर ले। फार्मूला वेट क्या हो जाएगा बच्चों सोडियम का 23 + 16 39 और +1 40 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। तो 40 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 1.5, पॉइंट को हटाएंगे एक जगह से कैंसिल हो जाएगा और मास कितना आ जाएगा 60 ग्राम के बराबर। ये x हम लोग गिवन वेट को माने थे, देखिए x का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। यानी कि अगर 1.5 मोल NaOH होगा तो उसमें मास कितना होगा 60 ग्राम के बराबर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ मास को भी कैलकुलेट करना सीख लिए हैं। तो ध्यान रहे गिवन मोल से मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मास दिया रहेगा तो मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोल दिया रहेगा तो मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो मतलब ये तो हम लोग का एक ऐसा टर्म है जो हमेशा दिया हुआ रहेगा, है ना। फॉर्मूला दिया रहेगा वहाँ से हम लोग मास निकालेंगे। तो अगर ये अननोन है तो ये निकालना पड़ेगा, सॉरी ये अननोन है तो ये निकालना पड़ेगा, और ये अननोन है ये निकालना पड़ेगा। अगर ये दिया हुआ है तो ये निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है तो ये निकाल